हेलो गाइस, वेलकम इन द अनदर वीडियो। आज मैं एक न्यू महानुआ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इस कहानी में अपना मेन कैरेक्टर फ्यूचर देख सकता है, जिसके बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट से दुनिया का सबसे अमीर आदमी तक बन जाता है। लेकिन इस पावर के साथ उसे एक कर्ज भी मिलता है जो उसकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। इसकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है और ऐसी ही मानवा इस चैनल पे और भी हैं, चाहो तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। जिसके साथ इस चैनल पे पहली बार टपके हुए मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल के साथ हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाओ, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब बहुत टाइम ना लेते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो सड़क पे खड़े होकर सभी से पूछ रहा था, मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है, क्या होगा अगर आपको एक 100 मिलियन वॉन दे दिए जाए, आप उन पैसों का क्या करेंगे? कोई कहता है मैं घर खरीदूंगा, कोई कहता है मैं नई कार लूंगा, कोई कहता है मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये जज कहता है ठीक है, अब मेरा फाइनल क्वेश्चन, क्या होगा अगर आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए? इस सवाल को सुन के आदमी सोच में पड़ जाता है। ये लड़की कहती है तब तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बिना कुछ करे ही गुजार दूंगी। ये लड़की कहती है क्या ऐसा सच में हो भी सकता है? जिसके बाद हमें एक न्यूज एंकर को दिखाया जाता है जो एक आदमी से कुछ सवाल पूछ रही थी। ये एंकर अपने मेन कैरेक्टर से पूछती है, आपके सवालों के हिसाब से हमें कुछ ऐसे जवाब मिल चुके हैं, आप अभी कोरिया के सबसे यंग अमीर आदमी हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। आपका सीक्रेट क्या है? कुछ लोगों ने तो रूमर भी फैलाया है आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही फ्यूचर को देख सकते हैं। मेन कैरेक्टर जवाब देते हुए कहता है, एक क्लैरिनेट की तरह जो फ्यूचर देख सकता है, असलियत में दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती। तभी उसकी लेफ्ट आई ग्लो करती है और उसे कुछ एंकर्स के पीछे एक गॉडेस दिखाई देती है। जिसके बाद हमें मेन कैरेक्टर के आसपास एक ईगल का ऑरा दिखाया जाता है। देन उसकी दोनों आंखें ग्लो होने लगती हैं। तभी एंकर उससे कहती है आप रुकिए। मेन कैरेक्टर कहता है मैं नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ, ये बात अलग है मैं सबसे थोड़ा ज्यादा लकी हूँ। बट तभी सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं। हमें पता चलता है वो बस यहाँ सपना देख रहा था। मेन कैरेक्टर एक सार्जेंट था जिसका नाम था कांग जिनवू। जिनवू कहता है सीरियसली इतना अच्छा सपना था, लेकिन इस ईगल ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अभी के टाइम में जिनवू पूरी तरह से नल्ला है। देन वो अपनी मॉम के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। ऑथर हमें बताता है जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती। उसके फादर एक अच्छे आदमी थे जो अपना बिजनेस चलाते थे। बात रही इसकी मॉम की तो वह भी जॉब करती हैं। वो बहुत अच्छी लेडी हैं, साथ में काइंड हार्टेड भी। इसके पेरेंट्स ने इसे काफी अच्छे से पाला है। तभी जिनवू अपना फोन देखता है और सीन शिफ्ट होता है। जिनवू यहाँ अपने दोस्त ताइग्यू से मिलने आ जाता है। जिनवू उससे कहता है तुम्हारी जिंदगी आज भी थोड़ी भी नहीं बदली। ताइग्यू बोलता है ये सच नहीं है, तुमने देखा नहीं मेरी कलेक्शन कैसे डबल हो गई? जिनवू कहता है मैंने नहीं देखा, मिडिल स्कूल से तुम्हारी कलेक्शन सबसे ज्यादा है तो उसमें पता भी नहीं चलता। ताइग्यू कहता है तुम अभी भी पहले की तरह बेवकूफ हो। चलो मुझे ये बताओ तुम अभी कर क्या रहे हो? वो कहता है देखो बोल भी कौन रहा है, कम से कम तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री तो है। कंगाल होने के बाद भी तुम ट्यूटरिंग करके इतने पैसे तो कमा ही लेते हो कि अपनी फैमिली की मदद कर सको। साथ में मैंने भी अभी कुछ टाइम के लिए स्कूल जाना छोड़ दिया है। ताइग्यू कहता है अब तुम पहले जैसे बिहेव कर रहे हो बिल्कुल नॉर्मल। तभी जिनवू से थैंक्स बोलता है लास्ट क्रिसमस में उसकी मॉम के साथ डिनर करने के लिए। ताइग्यू से कहता है फालतू बातें मत करो, तुम्हारी मॉम भी तो मेरी ही मॉम है। खैर ये सब छोड़ो और बताओ मिलिट्री लाइफ कैसी चल रही है? जिनवू कहता है चल रही थी, वहाँ बात करने लायक या बताने जैसा कुछ भी नहीं है। ताइग्यू से कहता है मेरे पास बताने को कुछ ऐसा है जिसे सुन के तुम्हारी जेलसी 100 गुना बढ़ जाएगी। जिनवू कहता है अभी ऐसा क्या है? ताइग्यू बोलता है मैंने अपने बैंड कोई की एनक्रिप्शन की ढूंढ ली है और तुम्हें पता है उसमें क्या था? लुटनिया। लुटनिया कैरेक्टर। मैंने उस कैरेक्टर को ऑनलाइन सेल कर दिया जिसके बदले मुझे कुछ क्रिप्टो करेंसी मिली और अब उस क्रिप्टो करेंसी की कीमत 50 वॉन तक पहुंच चुकी है। जिनवू कहता है तुम तो बोल रहे थे जब तुमने वो कैरेक्टर खोया तब तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई, लेकिन शायद अब तुमने कुछ नया ढूंढ लिया है। ताइग्यू बोलता है मैंने जल्दी में अपना फिगर के हिसाब करते हुए उसे ढूंढा था, लेकिन क्या तुम्हें पता है अभी उस क्रिप्टो की क्या कीमत चल रही है? अभी के टाइम में वो तकरीबन $1120 के हैं। जिनवू कहता है $1 की कीमत 1098 वॉन है, इसका मतलब तुम्हारे पास 1.22 मिलियन वॉन है। तभी ताइग्यू बोलता है एक बैंड कोइन की कीमत $1120 है और मेरे पास 11,000 बैंड कोइन है। ये सुन के जिनवू शॉक हो जाता है और कैलकुलेशन करने लगता है। कुछ ही टाइम में उसके दिमाग के तार हिल जाते हैं क्योंकि इस वक्त ताइग्यू के पास ऑलमोस्ट 13.5 बिलियन वॉन थे। ये सब देख के जिनवू ताइग्यू को गाली देने लगता है और बोलता है तुम दिन दहाड़े सपना देख रहे हो। ताइग्यू कहता है मुझे गाली देना बंद करो, अगर तुम जल रहे हो तो जलते रहो। मुझे भी ये बात मानने में टाइम लगा था लेकिन ये सच है। अभी तो मैं इन सब चीजों से खुद इतना हैरान हूँ कि मुझे खुशी तक महसूस नहीं हो रही। जिनवू उसके सामने हाथ फैलाते हुए बोलता है ठीक है मुझे 100 बिलियन दे दे। ताइग्यू कहता है बिल्कुल भी नहीं। जिनवू कहता है
प्लीज यार, हम दोस्त हैं। ताइग्यू कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने पहले ही उन सबको एक्सचेंज सेल में डाल दिया है और अभी इसका जो ट्रेंड है मुझे लगता है इसके अमाउंट अभी और ज्यादा बढ़ेंगे। जिन्वू कहता है अगर मुझे पता होता है ऐसा भी हो सकता है तो मैं गेमिंग को और भी सीरियसली लेता। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइग्यू गेम में इंटरेस्ट लेता था बट जिन्वू को गेमिंग जैसी फालतू चीज में कोई भी मजा नहीं आता था। तभी जिन्वू को कुछ याद आता है, वो ताइग्यू का कॉलर पकड़ के बोलता है जब हम गेम खेलते थे तब उस टाइम तूने मेरे भी कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर के साथ बेच दिया था। अगर तू नहीं चाहता मैं तुझे चोर बुलाऊं तो ला मेरा हिस्सा निकाल। ताइग्यू बोलता है ठीक है बता कितना चाहिए। जिन्वू थोड़ा सोचने लगता है और बाहर देखते हुए कैलकुलेट करता है। तभी उसे सीलिंग के पास वही ईगल दिखाई देता है जिसे उसने सपने में देखा था। वो ईगल भी जिन्वू को घूरने लगता है जिसके आसपास से एक अजीब सा ऑरा आ रहा था। जिन्वू कहता है फिर से क्यों, ये मुझे फिर क्यों दिखा। उसे देख के जिन्वू की आंखें ग्लो होने लगती है जो देखकर वो ईगल काफी तेजी से चिल्लाता है। ईगल के पास से एक और सीधा घूमते हुए जिन्वू के पास आता है जिसके बाद उसके सामने कुछ अजीब से लेटर्स आने लगते हैं। वो लेटर धीरे धीरे एक वर्ड का शेप लेने लगते हैं। तभी ताइग्यू उससे कहता है अब घूर किसे रहा है, कितना टाइम लेगा, जल्दी बता। अभी जिन्वू उससे कहता है क्या तुझे पता है माउंटेन हिल कैसा दिखता है। ताइग्यू कहता है ये तो वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपने बेंट कॉइन को एक्सचेंज कर रहा हूँ, लेकिन तुझे उसके बारे में कैसे पता, मैंने तो नहीं बताया। जिन्वू उससे कहता है क्या वो सेफ है। ताइग्यू कहता है बिल्कुल सेफ है, सब उस पर विश्वास करते हैं। तभी हम जिन्वू के सामने बने वर्ड को देखते हैं जिसमें लिखा था आने वाले टाइम में माउंट हिल बैंकरप्ट हो जाएगा। ताइग्यू से पूछता है लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है ये ईगल बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अपनी आर्मी में देखा था, क्या वो कोई सपना नहीं एक हकीकत थी। तभी जिन्वू ताइग्यू से बोलता है मेरी बात अब ध्यान से सुन, अभी तेरे पास जितने भी बैंड कॉइन है सबको बेच दे। ताइग्यू कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेन कैरेक्टर उससे कहता है जल्दी कर नहीं तो लेट हो जाएगा, मैं अभी तुझे ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा लेकिन मुझ पे विश्वास कर, ये तेरे अच्छे के लिए है। सुन के ताइग्यू से घूरने लगता है और कुछ टाइम बाद बोलता है ठीक है मैं सारे कॉइन बेच दूंगा, साथ में मैंने एक प्लान बनाया है, मैं अपनी बहन के लिए अकाउंट खुलवाऊंगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे सब कुछ सच बताएगा, तूने ऐसा क्यों करवाया। जिन्वू कहता है ठीक है मैं सब बताऊंगा। जिसके बाद ताइग्यू सब कुछ बेचने लगता है। जिन्वू अपने मन में कहता है ये चला गया था लेकिन ये लेटर ये ईगल मुझे फिर से दिखने लगे हैं, अगर ये सब कुछ एक सपना होता तो मुझे उस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में पता भी नहीं चलता, या ऐसा हो सकता है मैंने उसके बारे में सुना हो और अब मैं शायद से कंफ्यूज हो रहा हूँ। तभी ताइग्यू एकदम से खड़ा होता है चिल्लाते हुए कहता है माउंटेन हिल का सर्वर पूरी तरह डाउन हो चुका है। मेन कैरेक्टर भी सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है ये बताओ कोइन का क्या हुआ। ताइग्यू बोलता है मैंने टाइम पे उन सबको बेच दिया लेकिन मैं देखता हूँ ये सब चल क्या रहा है, शायद ये कोई सर्वर इशू हो सकता है। जिन्वू कहता है ये सब हो क्या रहा है, क्या सच में मैं भी वो कर रहा हूँ। तभी ताइग्यू कहता है एक दिक्कत हो गई है, सर्वर तो वापस आ चुके हैं लेकिन यूजर्स के अकाउंट में जितने भी कॉइन थे सब गायब करवा दिए गए हैं। देन ताइग्यू जिन्वू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है उन्हें मुझसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा, तुझे पहले ही पता था ऐसा कुछ होगा, मुझे असलियत बता, तुझे ये सब पता कैसे चला। ये सुन के जिन्वू कुछ सोचने लगता है। तभी ताइग्यू उससे कहता है जल्दी उगा। जिन्वू कहता है शायद से मैं भविष्य देख सकता हूँ, मैं फ्यूचर को देख पा रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पहले डिवीजन का 2nd रेजिमेंट एक पहाड़ी पर ट्रेनिंग कर रही थी। तभी जिन्वू का सीनियर उससे बोलता है क्लूलेस रहना बंद करो, जब तुम यहाँ से हेडक्वार्टर पे जाओगे तब इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा, चीजों पे अच्छे से ध्यान दो। जिन्वू कहता है ठीक है सर मैं समझ चुका हूँ। इसके बाद उसका सर वहाँ से चला जाता है। तभी जिन्वू का ध्यान साइड में जाता है जहाँ एक पेड़ के ऊपर एक ईगल बैठा हुआ था। वो ईगल सिर्फ जिन्वू को घूर रहा था। जिन्वू अपने मन में कहता है क्या ईगल ऐसे ही घूरते हैं, पर तभी वो ईगल जिन्वू की तरफ बढ़ने लगता है। जिन्वू ये देख के हैरान हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है तुम सबको वो ईगल दिखाई दे रहा है ना। उसके दोस्त कहते हैं कौन सा ईगल, क्योंकि अब तक वो जिन्वू के सर के ऊपर से निकल चुका था। उसके दोस्त कहते हैं हमने यहाँ कुछ नहीं देखा। जिन्वू उनसे कहता है वो उतना बड़ा ईगल था, तुम अंधे हो क्या। बट तभी उसके सामने कुछ लेटर लिखे हुए आते हैं KM-188 एक्सप्लोजन। जिन्वू ये देख के हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है अब ये क्या ये इसी ट्रेनिंग का हिस्सा है या ये कोई 3D प्रोग्रामर है। ट्रेनिंग में ये सारी चीजें कब से आने लगी और इस एक्सप्लोजन का क्या मतलब है। तभी उसके सामने उसके टीममेट एक्सप्लोजन की ट्रेनिंग कर रहे थे। एकदम से ही जिन्वू को कुछ फील होता है और वहाँ से हट जाता है। जिन्वू अपने मन में कहता है जब इंसान को लगता है उसकी जिंदगी खतरे में है तब उसके दिमाग से पहले उसका शरीर रिएक्ट करता है। एकदम से ही वो एक्सप्लोजन ब्लास्ट होता है और वहाँ पे जितने लोग थे सब खत्म हो जाते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है और तेई उससे कहता है तुम तो सच में बहुत लकी थे जो बच गए, उतने पास होने के बाद भी तुम्हें चोट नहीं आई। जिन्वू कहता है तुमने सही कहा, इसका सारा थैंक्स उस मिस्टीरियस वार्निंग को जाता है जिसकी वजह से मैं खुद को बचा पाया। ताइग्यू कहता है
ये बताओ मिलिट्री के डॉक्टर ने उस वक्त तुमसे क्या कहा? जिन्वू बोलता है उस डॉक्टर ने मुझसे कहा एक्सीडेंट की वजह से मुझे मेमोरी कंफ्यूजन हो रही है। रेंग्यू कहता है उसे शायद तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर ये तुम्हें दूसरी बार महसूस हुआ है इसका मतलब ये कोई सुपर पावर है। जिन्वू कहता है अगर ये एक सुपर पावर है भी तो तुम्हें इस पे इतनी जल्दी विश्वास कैसे हो गया? उसका दोस्त तायू कहता है मैंने ये पावर एनीमे देख के प्राप्त की है, अगर अभी मेरे सामने एक एल्फ भी आ जाए तो मैं बिना शक के उस पर विश्वास कर लूंगा। जिन्वू कहता है हो गया, क्या हम कुछ लॉजिकल चीजें नहीं सोच सकते या अगर हम कुछ प्रैक्टिकल मैटर करके देखें तब भी ठीक होगा। उसके बाद जिन्वू कहता है उस अर्निंग में मेरा शेयर 1.24 मिलियन है। उसका दोस्त ये सुन के हैरान हो जाता है। जिन्वू उससे कहता है जब तुमने अपने ल्यूटिनिया कैरेक्टर को बेचा था तब तुमने मेरे कुछ लो लेवल कैरेक्टर को भी बेच दिया था, ये उसी का शेयर है, इसलिए 11,000 बैंड कोइन के अंदर से 1,000 बैंड कोइन मेरे हैं। इसका मतलब हुआ तुम्हारी अर्निंग में से 9.1% शेयर मेरा है और अगर तुमने मुझे मेरा शेयर नहीं दिया तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें देख के शक हो रहा है तो मुझे मेरा शेयर नहीं देना चाहते। तभी उसका दोस्त ताइग्यू कहता है अगर मैं तुम्हें देना चाहूँ तो भी नहीं दे सकता, आजकल टैक्स इशू बहुत ज्यादा हो गए हैं, फिर भी मैं कुछ टाइम में तुम्हें वो पैसे दे दूंगा। जिन्वू से कहता है जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, क्या तुम कुछ टैक्स हेवन बनाने की कोशिश कर रहे हो? ताइग्यू से कहता है तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? जिन्वू से कहता है तुम भूल रहे हो मैं कोरियन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक मेजर कर रहा हूँ। ताइग्यू कहता है मेरी बहन ने मुझे बताया अगर मैं बैंड कोइन का टैक्स भरने लगा तो वो पैसे बिलियंस में पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं यूएस में एक टैक्स हेवन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एक कंपनी खोलूंगा वहाँ की एक खाली टेरिटरी पे और उस कंपनी का नाम होगा ओटीके कंपनी। जिन्वू से कहता है कहीं इस ओटीके की फुल फॉर्म ओटाकू तो नहीं ना? ताइग्यू कहता है इसकी फुल फॉर्म है ओ ताइग्यू ना कि ओटाकू। एक बार ये सब कुछ पूरा हो जाए उसके बाद हमें अपनी जिंदगी को आराम से जीना होगा। जिन्वू कहता है तुम हमेशा से ही ऐसा करते हो, गेम आइटम को ट्रेड करके तुम अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते। ताइग्यू उससे कहता है क्या तुम्हें आसान लगता है गेम आइटम की ट्रेड करके लाइफ को बिताना, और आज हमारे पास जितने बैंड कोइन है सब कुछ उसी की देन है। जिन्वू कहता है ठीक है मान लेता हूँ, अब हमें इसे और ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं, अपने 13 बिलियन में से मुझे मेरे 1.24 बिलियन दे देना। ताइग्यू कहता है मैं तुम्हें अपनी जवान देता हूँ, पैसे आते ही मैं वो तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। जिन्वू कहता है उस अजीब सी पावर की वजह से और इस जैसे रॉयल फ्रेंड की वजह से अब मेरे पास 1.24 बिलियन वॉन है। ये पैसे कुछ दिन बाद जिन्वू के बैंक में भी आ जाते हैं, लेकिन ये पूरे पैसे नहीं थे। जिन्वू को ताइग्यू की बात याद आती है, उसने कहा था मैं तुम्हें अभी तुम्हारे पूरे शेयर नहीं दे सकता, तुम मजे मत लो। जिन्वू कहता है मुझे पता है तुम जो पैसे मुझे दे रहे हो वो एक गिफ्ट है, अगर ये कोरियन बैंक से होते हुए आया तो इसमें 20% का टैक्स ही लग जाएगा, इसलिए तुम इसे टैक्स हेवन के थ्रू ही देना तभी ठीक होगा। ताइग्यू कहता है हाँ मैं तुम्हें 500 मिलियन दे दूंगा, उसके बाद बचे 740 मिलियन मैं कोई तरीका ढूंढूंगा जिससे हम उसका टैक्स बचा सके, उसके बाद वो पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। जिन्वू बाहर धूप के पास आ जाता है और अपने मन में कहता है बस ये सब एक सपना ना हो। अब जबकि मेरे पास इतने पैसे आ चुके हैं तो मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से मुझे इन पैसों से अपने मॉम की मदद करनी चाहिए जिससे वो कुछ टाइम आराम कर सकें, साथ ही मैं उनके लिए कुछ नए कपड़े भी खरीदूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो सिटी मॉल में आ जाता है, बट वो हैरान होता है वो कहाँ से शुरुआत करे। तभी उसे साइड में एक भीड़ दिखाई देती है। जिन्वू उनके पास आता है जहाँ एक औरत एक लड़की से बोलती है इससे पहले मैं मॉल की वेबसाइट पे कंप्लेन करूँ ठीक से खड़ी हो जाओ। वो लड़की बोलती है आपको पता भी है मेरे जूतों की क्या कीमत है, आप अगर पूरी जिंदगी नौकरी करें तब भी आप इन्हें नहीं खरीद सकती। मैनेजर उस लड़की से बोलता है हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। मैनेजर उस आंटी से कहता है आपको भी इनसे माफी मांगनी होगी नहीं तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। तभी जिन्वू देखता है वो काम करने वाली आंटी कोई और नहीं उसकी मॉम है। ये लेडी बोलती है तो क्या तुम मुझसे घुटनों पे बैठ के माफी मांगोगी या इन जूतों के पैसे दोगी? मैनेजर जिन्वू की मॉम से कहता है आंटी क्या आपको अभी यहाँ से निकलना है? जल्द से जल्द हमारे कस्टमर से माफी मांगिए। जिन्वू अपनी मॉम को देखते हुए कहता है ये आउटफिट वैसी नहीं है, मॉम ने कहा था वो डिपार्टमेंट स्टोर के कॉल सेंटर में काम करती है। मैनेजर उसकी मॉम को और ज्यादा फोर्स करता है माफी मांगने के लिए, जो देखकर उसकी मॉम माफी मांगने के लिए आगे आती है। तभी जिन्वू ने पकड़ लेता है और माफी मांगने से मना करता है। जिन्वू उस लड़की से कहता है ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम किसी से माफी मंगवाना चाहती हो? वो लड़की बोलती है तुम होते कौन हमारे बीच में पड़ने वाले, या तुम इसके कोई रिलेटिव या इसके बेटे हो? जिन्वू कहता है हाँ हूँ मैं इनका बेटा। तभी उसकी मॉम माफी मांगते हुए कहती है ऐसा नहीं है, ये आदमी मुझे नहीं जानता। तभी जिन्वू कहता है मॉम आपको साथ मुझे देख के शर्म आ रही होगी, लेकिन मुझे आपसे कभी शर्म नहीं आई, आप कुछ भी करें लेकिन मैं आपसे शर्मिंदा नहीं होऊंगा। जो सुन के ये लड़की शौक हो जाती है। तभी जिन्वू इस लड़की से कहता है तो अब मुझे एग्जैक्टली बताओ यहाँ चल क्या रहा है? ये लड़की बोलती है इस लेडी ने अपने जूते मेरे पैर पे रख दिए जिसकी वजह से मेरे जूते गंदे हो गए। जिन्वू ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है बस
इतनी सी बात के लिए, इतनी छोटी बात के लिए तुम किसी को उसके घुटने पे कैसे बैठा सकती हो? जो सुन के लड़की भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हें पता भी है इन जूतों की क्या कीमत है? ये जूते 6 लाख वॉन के हैं। तभी जिन्वो अपने जेब से 6 लाख वॉन निकालता और उस लड़की को देते हुए कहता है, ये पकड़ो 6 लाख वॉन। मेरी मॉम माफी मांगने की जगह तुम्हें ये पैसे दे रही हैं। इन पैसों को लो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। साथ में जाते जाते अपने जूते भी यहीं छोड़ जाना। फालतू में यहाँ तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, उससे अच्छा तुम पैसे लेके यहाँ से निकल जाओ। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना तो मैं ये पैसे जमीन पे फेंक देता हूँ। अपने घुटनों पर बैठ के खुद इन पैसे को उठा लो। वो लड़की बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद वो जिन्वो के हाथ से पैसे ले लेती है और गिनने लगती है। तभी जिन्वो मैनेजर से बोलता है, जाने से पहले देख लेना ये लड़की अपने जूते यहीं छोड़ के जाए। वो जूते अब मेरे हैं, मैंने उन्हें अपने पैसों से खरीदा है। अगर वो जूते मुझे कल यहाँ नहीं मिले तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा इस डिपार्टमेंट के खिलाफ। मैनेजर बोलता है, ठीक है सर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। जिन्वो भी अपनी मॉम को लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये लड़की पीछे से बोलती है, तुम किसी के साथ इतना गंदा बिहेव कैसे कर सकते हो? वैसे भी तुम एक लड़के हो, तुम उन जूतों का करोगे ही क्या? जिन्वो पीछे मुड़ के उसे देखते हुए कहता है, तुमने सही कहा, मैं उसका क्या करूंगा? अच्छा होगा मैं उन जूतों को किसी कचड़े में फेंक दूं। बाय द वे मैं उनके लायक नहीं हूँ, ये बताने के लिए थैंक्स ओल्ड लेडी। ये सुन के इस लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो लड़की पूरे स्टोर में चिल्लाने लगती है और बोलती है, मैं कोई ओल्ड लेडी नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्वो को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ घर की तरफ जा रहा था। तभी उसकी मॉम उससे बोलती है, अगर हम अभी उस लड़की से जाके बात करें तब शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। जिन्वो कहता है, ये सब कब से हो रहा है? उसकी मॉम बोलती हैं, बस आज पहली बार ऐसा हुआ है। जिन्वो कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, आप आजकल बहुत ज्यादा कमजोर होने लगे हो। उसकी मॉम कहती हैं, मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? उसकी मॉम कहती हैं, ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने ऐसा कुछ काम किया हो। जिन्वो कहता है, आपको उस जगह पे काम करने की जरूरत नहीं जहाँ आपके साथ इतना गंदा बिहेव होता है। आज से आपकी हर एक चीज और घर की हर एक चीज का ख्याल मैं ही रखूंगा। तभी उसकी मॉम हंसते हुए उसके चेहरे पे हाथ रखती है और बोलती है, मेरा जिन्वो इतना बड़ा कब हुआ? देन सीन शिफ्ट होता है और जिन्वो अपनी मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। जिन्वो अपनी मॉम को बैंड कोइन के बारे में बता देता है। उसकी मॉम कहती है, ये बैंड कोइन क्या होता है और ये इतना ज्यादा महंगा क्यों है? जिन्वो बताता है, बस ऐसा समझ लीजिए ये गेम का आइटम है, तो आज के बाद से आप मेरे कॉलेज और ट्यूशन की टेंशन छोड़ दीजिए, आज से मैं ही आपका ध्यान रखूंगा। उसकी मॉम कहती है, तुम सच में पागल हो, ये पैसे तुम्हारे हैं तो उन्हें अपने पास रखो। बात रही तुम्हारे ट्यूशन फीस की तो मैंने उसे अलग निकाल दिया है, इन पैसों को बचा के रखो और अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करो। जिन्वो कहता है, ठीक है मैं सोचूंगा, लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ वो करना जरूरी है, आपकी भी तबीयत खराब रहती है घर के काम की वजह से। उसकी मॉम कहती हैं, तुम्हें इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं। जिन्वो बोलता है, ये मेरे पैसे हैं और मैं इन्हें किसी अच्छे काम में लगाना चाहता हूँ। उसकी मॉम बोलती है, तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह जिद्दी हो। तभी उसके पास ताइक्यू का कॉल आता है। जिन्वो उस कॉल को पिक करता है। कॉल की दूसरी साइड से ताइक्यू कहता है, एक इमरजेंसी हो गई है। जिन्वो बोलता है, कैसी इमरजेंसी? अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मॉम के साथ मैं बाहर आया हूँ डिनर करने के लिए। तभी ताइक्यू उससे कहता है, मैं वो नहीं कह रहा, वो आ चुकी है। वो कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ताइक्यू कहता है, मैं अपनी बहन की बात कर रहा हूँ, वो कोरिया वापस आ चुकी है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें नामशान शिलोन होटल को दिखाया जाता है, जहाँ 2 से 3 लड़के कुछ कार को देखते हुए कहते हैं, क्या चीज है ये? तभी हम देखते हैं इस कार के अंदर ताइक्यू और जिन्वो हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनसे कहता है, मैं आपके लिए इस कार को पार्क कर देता हूँ। जिन्वो ये सब देख के शर्म से अपना चेहरा छुपाने लगता है, क्योंकि ये कार पूरी तरह से एक ओटाकू कार लग रही थी। जिन्वो अपने मन में कहता है, मैंने इस बेवकूफ से कहा था मुझे रास्ते में ही उतार दे, अब ये इस होटल में भी मेरी बेइज्जती करवाएगा। जिसके बाद ये दोनों होटल के अंदर आ जाते हैं। तभी ताइक्यू उससे कहता है, इतने अच्छा टाइम होने के बाद भी तुम अभी भी गुस्से में हो। जिन्वो उससे बोलता है, चुप रहे, मैं गुस्से में नहीं हूँ, बस मुझे अपनी दुनिया में मत घसीट, मुझे जीने दे। ताइक्यू कहता है, ओह तुम मुझे बता मेरी दुनिया में दिक्कत क्या है। तभी सामने से एक आवाज आती है, तुम दोनों 3 मिनट लेट हो। और ये थी ताइक्यू की बहन जिसका नाम था ह्यूंजू। ये दोनों उसे हाय बोलते हैं। ह्यूंजू जिन्वो को देखकर बोलती है, तुम भी आए हो, हमें मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। जिन्वो कहता है, बिल्कुल सही, हम काफी टाइम पहले मिले थे। ह्यूंजू से पूछती है, तो क्या तुमने अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी कर ली? जिन्वो कहता है, हाँ बस कुछ टाइम पहले ही पूरी हुई है। ह्यूंजू कहती है, तो तुम अभी स्कूल नहीं जाते? ह्यूंजू उससे कहती है, ग्रेजुएट होने के बाद मेरे साथ गोल्डन गेट पे काम करने का क्या प्लान है? जिन्वो कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? वो एक ग्लोबल आईबी है, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? ये सुन के ह्यूंजू भी थोड़ा सोचने लगती है। तभी जिन्वो उससे कहता है, प्लीज तुम मुझे थोड़ा टेंशन में लग रही हो, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बतानी है? ह्यूंजू थोड़ा सोचती है और बोलती है, ताइक्यू माउंटेन हिल का क्या? मैंने सुना वो बैंकरप्ट हो चुकी है, तुम सब ठीक तो हो ना? ताइक्यू कहता है,
तुमने बिल्कुल सही सुना, लेकिन उसके बैंकरप्ट होने से पहले ही मैंने अपने सारे बिटकॉइन बेच दिए। ये भी सुन के हैरान हो जाती है और बोलती है, तुमने सब बेच दिया? टाइग्यू कहता है, हाँ, मैंने सारे बिटकॉइन को ओटीके कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अभी उसकी कीमत $1.19 मिलियन है, जिसे अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्स 8 करोड़ से भी ज्यादा। हिंदू ये सुन के थोड़ा हैरान होती है और बोलती है, ये सुन के थोड़ी राहत मिली। जिन्वो कहता है, उसे हमारी बहुत चिंता है। तभी हिंजू एक पेपर को आगे बढ़ाती है। जिन्वो पूछता है, ये क्या है? ये गैंगनाम के गोल्डन गेट के ब्रांच मैनेजर का कांटेक्ट है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे अपने किसी डोमेस्टिक अकाउंट में ट्रांसफर करने हो तब तुम इस आदमी को कांटेक्ट कर सकते हो। ये तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को मिनटों में हैंडल कर लेगा। बस उसे बता देना तुम दोनों मेरे छोटे भाई हो, उसके बाद वो सारा काम संभाल देगा। देन हिंजू टाइग्यू से पूछती है, तुमने कहा था तुम सभी बिटकॉइन को धीरे धीरे बेचो। टाइग्यू कहता है, हाँ, लेकिन मुझे लगा मुझे सबको एक साथ बेच देना चाहिए, इसलिए मैंने बेच दिए। तभी जिन्वू से पूछता है, तो आप यहाँ पे टाइग्यू के लिए आई थी? हिंजू बताती है, मैं यहाँ कंपनी के कुछ काम से आई थी, इसलिए मुझे यहाँ 10 दिन रुकना भी पड़ेगा। टाइग्यू कहता है, 10 दिन? इतना ज्यादा? हिंजू बोलती है, तुम्हें मेरे रुकने से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है? टाइग्यू डरते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो खुश हूँ, बस मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ रुकोगे। हिंजू बोलती है, इसी होटल के ऊपर वाले फ्लोर पे। टाइग्यू कहता है, ये बहुत महंगा होटल है। हिंजू बताती है, पूरी डिलीगेंस टीम यहीं पर रुकेगी और चिंता मत करो, इन सब चीजों के सारे पैसे कंपनी संभालेगी। जिन्वो अपने मन में कहता है, यहाँ पे एक रात रुकने का खर्चा 5 लाख वॉन है, लेकिन क्योंकि वो एक ग्लोबल कंपनी है तो वो कुछ भी कर सकती है। तभी हिंजू का एक फोन आता है और वो उसे पिक करने के लिए दूर चली जाती है। हिंजू कॉल पे किसी से बोलती है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, हर बार तुम्हारी वजह से एक नई इमरजेंसी आ जाती है। टाइग्यू जिन्वू से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता वो थोड़ी डरावनी है? हिंजू कॉल पे बोलती है, क्या मुझे ये सोचना चाहिए इसमें तुम्हारी गलती नहीं? टाइग्यू कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी हिंजू उसके पास आती है और बताती है, एकदम से मेरी एक ओपेक मीटिंग शेड्यूल हो चुकी है। टाइग्यू बोलता है, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना जो अलग अलग कंट्री में पेट्रोलियम को बेचती है। खैर, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जिन्वो बोलता है, ये ऑयल प्रोडक्शन का एक ग्रुप है। हिंजू बोलती है, तुमने सही कहा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे देशों में पेट्रोलियम बेचती है। इस मीटिंग में जो भी रिजल्ट होगा वो परसों अनाउंस किया जाएगा। तभी फिर से जिन्वो के सर पे एक लाइट आती है और उसे अपने सामने वही ईगल दिखाई देता है जो हमेशा दिखता है। वो ईगल एक बार फिर से जिन्वो के सर के ऊपर से जाता है। जिन्वो अपने मन में कहता है, अब ये क्या हुआ? क्या इस बार कुछ नया होने वाला है? तभी उसे अपने सामने फिर से लेटर्स दिखाई देते हैं जहाँ उसी कंपनी का नाम लिखा था, ओपेक। तभी हिंजू जिन्वो को आवाज लगाने लगती है और पूछती है, तुम्हें हुआ क्या है? जिन्वो कहता है, कुछ नहीं, मैं बस कुछ ख्यालों में खो गया था। हिंजू बोलती है, क्या तुम टाइग्यू की वजह से थोड़े थक चुके हो? जिन्वो बोलता है, छोड़ो, वो तो हमेशा का ही है। टाइग्यू कहता है, तुम दोनों मेरे पीछे कहाँ से पड़ गए? तभी जिन्वो हिंजू से पूछता है, आखिर में इस शॉपिंग की मीटिंग में होगा क्या? हिंजू बताती है, अभी वो सब कुवैत में है क्योंकि उन्हें एक प्रोडक्शन कट मीटिंग से रिलेटेड वहाँ थोड़ा काम था। जिन्वो कहता है, प्रोडक्शन कट? हाँ। टाइग्यू कहता है, क्या सच में ये सारी चीजें जरूरी होती हैं? हिंजू बताती है, जैसे फाइनेंशियल में स्टॉक और बॉन्ड बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, वैसे ही फिजिकल लाइफ में ऑयल एंड गोल्ड बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसा कि तुम दुनिया के टॉप 3 ऑयल प्रोडक्शन कंपनी को देख सकते हो। यूएस को ही ले लो, वो खुद ऑयल प्रोड्यूस करता है लेकिन वो अपनी ही खपत को पूरा नहीं कर पाता। चाहे ओपेक की एक ऑयल प्रोडक्शन कंपनी ही क्यों ना हो, फिर भी उसने टॉप 3 में अभी तक अपना नाम बना के रखा है। टाइम के साथ साथ गैस और सेल ऑयल के प्राइसेस बढ़ते गए और अमेरिका एक न्यू सप्लायर बन गया। सीधी भाषा में हम इसे सेल रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन इसकी एक डाउन साइड भी है। सेल ऑयल को प्रोड्यूस करने में बहुत खर्चा आता है। एक बैरल सेल ऑयल को निकालने में $45 तक चले जाते हैं। इसीलिए अगर ऑयल की कीमत $50 पर बैरल से कम हो जाती है तो बहुत सी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी। इसीलिए ओपेक कंपनी के अलग अलग कंट्री के मेंबर ने एक प्रोडक्शन कट के लिए मीटिंग रखी है। तभी जिन्वो पूछता है, आपको क्या लगता है इस बार क्या हो सकता है? हिंजू बोलती है, अभी तक कोई भी एग्रीमेंट नहीं रखा गया है, लेकिन छोटी कंपनियों का मानना है तेल की कीमत $60 पर बैरल होनी चाहिए। अगर इनकी बात मानी गई तो ठीक है, लेकिन अगर ये $50 से नीचे आए तो बहुत सी कंपनियां डूब जाएंगी। जिन्वो कहता है, और अगर एग्रीमेंट पूरा हो गया तो? हिंजू कहती है, अगर एग्रीमेंट पूरा हो गया तो ऑयल के प्राइस आसमान छूने लगेंगे, लेकिन ऐसा होना लगभग नामुमकिन ही है। जिन्वो थोड़ा सोचता और बोलता है, क्या आपको लगता है वो इस बार कोई डिसीजन ले लेंगे? हिंजू कहती है, मुझे नहीं लगता, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जिन्वो अपने मन में कहता है, मैं बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोलता जा रहा हूँ। देन जिन्वो कहता है, अगर ये उस तरह से काम करते तो थोड़ा अच्छा होता। हिंजू कहती है, ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन कुछ सोचने में और प्रेडिक्ट करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। देन सीन शिफ्ट होता है और टाइग्यू और जिन्वो वहाँ से निकल जाते हैं। जिन्वो अपने मन में कहता है, अगर इस ओपेक कंपनी का एग्रीमेंट पूरा हो गया
जैसा कि मैंने देखा था इस ऑयल कंपनी के प्राइजेस आसमान को छूने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। और तब क्या होगा अगर हम पहले ही क्राउड ऑयल खरीद के रख ले, सच में फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे और हमने ऑयल खरीद के रखा होगा तो हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही उस एक्सप्लोजन को भी प्रेडिक्ट किया था। उसके बाद माउंटेन चांसेस है इस बार भी उसी की तरह एग्रीमेंट पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ दिक्कत है तो बस इन्वेस्टमेंट कैपिटल की। मैंने जल्दी में एक लीज एग्रीमेंट साइन किया है और मॉम से प्रॉमिस किया है 100 बिलियन वॉन देने का। मतलब अभी मेरे पास 275 मिलियन वॉन है यूज करने के लिए और 70 मिलियन वॉन ताइक्यू के अकाउंट में है। मैं उन सबको इन्वेस्ट कर दूंगा। अभी ताइक्यू कहता है क्या वो फिर से हुआ? जिन्हो बोलता है क्या चीज? ताइक्यू कहता है कुछ देर पहले जब तुम मेरी बहन से बात कर रहे थे तभी मैंने नोटिस किया। जिन्हो कहता है इस इंसान की हिसाब सेंस बहुत तेज है, चारों तरफ नजर रखता है। ताइक्यू कहता है तुमने देखा ना, अब मुझे बता भी दो तुम्हें क्या दिखा। लेट मत करो, जल्दी अपना मुंह खोलो। जिन्हो कहता है रुको, मेरे पास एक और तरीका है। जिसके बाद वो सब कुछ ताइक्यू को बता देता है ताकि वो भी उसके साथ इन्वेस्टमेंट करे। ताइक्यू कहता है तुमने देख लिया है एग्रीमेंट पूरा होगा और तुम्हें लगता है इसके प्राइस बढ़ेंगे, इसलिए तुम चाहते हो बहुत सारा ऑयल पहले खरीद के रखना ताकि प्राइस बढ़ने पे तुम उन सभी ऑयल को बेच सको। जिन्हो कहता है सही कहा, मुझे खुशी है तुम जल्दी समझ गए। तभी ताइक्यू कहता है लेकिन तुम उतना सारा ऑयल खरीदोगे कैसे? क्या तुम उन सबको अपने घर पे रखोगे? जिन्हो कहता है देखते हैं आगे क्या होगा। इसके बाद ये एक रूम में आ जाते हैं। जिन्हो बोलता है अगर हम हिंजू की माने तो WTI चाहती है एक बैरल तेल की कीमत $60 हो। ताइक्यू कहता है उसने जो कुछ कहा सब मैंने भी सुना था, लेकिन मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जिन्हो कहता है कच्चे तेल का यूज बस कारों में फ्यूल के लिए नहीं होता, अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर तेल की कीमत बढ़ी तो उसके प्रोड्यूसर्स भी प्राइस को जरूर बढ़ा देंगे। जिन्हो ताइक्यू से पूछता है मुझे ये बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ताइक्यू कहता है मैं तुम्हें 500 मिलियन वॉन भेज देता हूँ, जिसके बाद मेरे पास $1,19,32,000 बचेंगे, जिसमें $6,73,000 तुम्हारे होंगे। तो अब मुझे ये बताओ हम क्या और कैसे खरीदने वाले हैं? जिन्हो कहता है हमें नहीं पता आगे क्या होगा, इसीलिए अभी के लिए हम सिर्फ $3 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ताइक्यू कहता है ठीक है, लेकिन मेरे लिए भी कुछ जरूर खरीद लेना। जिन्हो कहता है तुम कितने का खरीदना चाहते हो? ताइक्यू कहता है बस 10 मिलियन का। जिन्हो कहता है 10 मिलियन वॉन काफी है। ताइक्यू कहता है मैंने $10 मिलियन कहा है। जिन्हो हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है खुद का दिमाग खो दिया है क्या? ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ताइक्यू कहता है तो ठीक है $5 मिलियन। जिन्हो बोलता है तुम्हारे पास पैसा बहुत ज्यादा आ चुका है, इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास से चला गया है। उसके बाद जिन्हो बोलता है मुझे भी नहीं पता ये होगा या नहीं। ताइक्यू कहता है तुमने तो कहा था तुम फ्यूचर देख सकते हो। जिन्हो कहता है ऐसा भी तो हो सकता है वो एक सेटन प्रेडिक्शन हो। ताइक्यू कहता है तो ठीक है $3 मिलियन, अब मैं इससे नीचे नहीं जा सकता। जिन्हो से कहता है तेरी मर्जी, जो करना है वो कर। उसके बाद जिन्हो मार्केट का प्राइस देखते हुए बोलता है आपको लगता है ये एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और इसका असर अभी से ऑयल के प्राइसेस पे पड़ना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइस जितने हो रहे हैं उतने ज्यादा नीचे जा रहे हैं। अगर मैं गलत भी होता हूँ तो हमें ज्यादा लॉस नहीं होगा। ताइक्यू और मेरे पैसों को मिला के हमारे पास $3.3 मिलियन है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च तो काफी कर ली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो कुछ मैंने देखा वो सब मेरा बस वहम हो, ये सब एक सपना हो। इस छोटे से स्टूडियो में बैठ के अपनी इन उंगलियों से बस कुछ ही क्लिक को करना मेरी जिंदगी बदल सकता है। कोई नहीं, अब हम इस इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट बीत जाते हैं। ताइक्यू बोलता है क्या तुमने सब खरीद लिया? जिन्हो कहता है हाँ खरीद लिया मैंने। ताइक्यू बोलता है तो अब आगे क्या? ताइक्यू कहता है अब हमें इंतजार करना होगा जब तक ओपेक मीटिंग का रिजल्ट नहीं आ जाता। वो अपने मन में कहता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब कुछ बस पागलपन है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जिन्हो बताता है कुछ टाइम पहले मैंने एक ऐसे विला के लिए साइन किया था जिसमें 2 रूम हो। इसके लिए मैंने पहले डिपॉजिट में 120 मिलियन वॉन दे दिए थे। उस रूम का इंटीरियर, वॉलपेपर, फ्लोरिंग सब कुछ नया बनाया गया था। जिन्हो अपनी मॉम के साथ अब यहाँ शिफ्ट हो चुका था। जिन्हो अपनी मॉम से कहता है आपको ये जगह पसंद तो आई ना? उसकी मॉम कहती हैं बिल्कुल, यहाँ 2 कमरे हैं और सामने से सूरज की इतनी अच्छी रोशनी आ रही है, ये सच में बहुत अच्छा है। जिन्हो अपने मन में कहता है अगर हम और पैसे खर्च करते तो हम और अच्छी जगह ले सकते थे, लेकिन मुझे खुशी है आपको ये जगह पसंद आई। तभी उसकी मॉम अनपैकिंग करने लगती हैं और उसे उसके अंदर एक फोटो मिलती है जिसमें जिन्हो, उसके फादर और वो थी। जिन्हो कहता है पास्ट में हमने जितनी बार अपना घर बदला हर बार वो छोटा होता गया, जिसके साथ साथ मेरे पिता की निशानी भी कम होती गई। इस बॉक्स में भी जितनी भी चीजें हैं वो सब मेरे पापा की निशानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मॉम जिंदा है तब तक इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता इन निशानियों से। मेरी मॉम का सपना था उनके पास भी एक ऐसा घर हो जिसमें उनकी पूरी फैमिली एक साथ रह सके, इसलिए फादर ने एक जमीन खरीदी और उस पर घर बनवाया। मेरा जन्म भी उसी घर में हुआ और वो मेरा पहला घर था। हमारी फैमिली की ज्यादातर अच्छी यादें उसी घर से जुड़ी हुई है। देन जिन्हो अपनी मॉम से पूछता है क्या आप अभी भी फादर के बारे में सोचती हैं? उसकी मॉम कहती हैं बिल्कुल,
उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, लेकिन उन्होंने हमें थोड़ा जल्दी छोड़ दिया। अगर वो आज हमारे साथ जिंदा होते तो हमें ये दिन देखने के लिए इतना टाइम ना लगाना पड़ता। जिनवू ये देख के इमोशनल हो जाता है और उसकी मॉम रोने लगती हैं। देन उसकी मॉम कहती हैं, ठीक है, मैं पूरे घर को फिर से साफ कर देती हूँ, तुम भी अपने रूम के अंदर जाओ और अपने सामानों की अनपैकिंग कर लो। जिनवू कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है। वो अपने रूम को देखते हुए कहता है, हमें कुछ चीज़ों को जल्दी खरीदना होगा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, बेड, हमें जल्दी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसके साथ इस बार मैं सबके सब कुछ नया खरीदूंगा। जिसके बाद वो अपनी मॉम के पास आता है और बोलता है, मॉम, आप कुछ टाइम के लिए काम से ब्रेक ले लीजिए। उसकी मॉम बोलती हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भला ठीक होने के बाद मैं घर पे कैसे बैठ सकती हूँ। जिनवू कहता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, लेकिन 3 महीने के लिए आराम कर लीजिए। कि मॉम कहती हैं, ठीक है, तुम जैसा कहो। जिसके बाद जिनवू अपनी मॉम को एक अकाउंट का पासबुक देते हुए कहता है, मैंने इसमें 100 मिलियन पाउंड डाल दिए हैं, आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर लेना। उसकी मॉम इतना बड़ा अमाउंट सुन के हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं, क्या कहा तुमने, इसमें 100 मिलियन है। जिसके बाद उसकी मॉम उसे मारते हुए कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, तुम्हारे पास थोड़े पैसे क्या आ गए, तुम सबको बांटते फिर रहे हो, या पैसे देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है या कोई और दिक्कत है। जिनवू पिटते हुए कहता है, अरे मैं किसी और को नहीं, अपनी मॉम को ही दे रहा हूँ, आप मेरी फैमिली हो। जो सुन के उसकी मॉम रुक जाती है और उससे बताती हैं, तुम्हें ये पैसे बचा लेने चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे अपने पास ही रखो। अगर तुम इन पैसों को आज बचा लोगे तो बाद में इन्हीं पैसों से तुम एक नया घर खरीद सकते हो या इन पैसों का इस्तेमाल अपनी शादी में कर सकते हो। जिनवू कहता है, रख लो, मैं तो अभी बस आपके साथ हूँ, मुझे किसी और चीज़ की चिंता नहीं। उसकी मॉम बोलती हैं, तुम बिल्कुल अपने पापा पे गए हो, उन्हीं की तरह जिद्दी हो। देन वो 100 मिलियन को रख लेती हैं। जिनवू अपने मन में कहता है, 100 मिलियन इन्हें देने के बाद और इस घर का अकाउंट साइन करने के बाद मेरे पास 275 मिलियन ही बचे हैं, जिसमें से कम 100 मिलियन तो टैक्स में ही चले जाएंगे। खैर, ताकि के पास अभी मेरे 720 मिलियन वॉन पड़े हुए हैं। इतने पैसे के होते हुए मुझे आने वाले 20 साल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन वो विंडो से बाहर देखते हुए कहता है, पैसा ही पैसे को बनाता है और यही सबसे आसान है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम ताइगी को देखते हैं जो जिनवू के घर पे आ जाता है। जिनवू की मॉम बोलती हैं, तुम आए हो, क्या तुमने अभी तक कुछ खाया। ताइगी कहता है, नहीं, अभी नहीं। ताइगी कहता है, मूविंग डे की दिन ट्रीट मेरी तरफ से होगी, जब भी आप लोगों का मन हो आप बता देना, हम ऑर्डर करके दिए आएंगे। देन वो जिनवू को कुछ बैग देता है। जिनवू उस बैग को देखते हुए कहता है, कोई ऐसा जिसके पास इतना ज्यादा पैसा हो, वो आज मुझे घर चेंज करने के लिए गिफ्ट में टॉयलेट पेपर दे रहा है। ताइगी कहता है, तो क्या मुझे कुछ और लाना चाहिए था। जिनवू बोलता है, बिल्कुल, तुम्हें कुछ मॉडल चीज लानी चाहिए थी, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन या वॉल टीवी। ताइगी चिल्लाते हुए कहता है, तुम तो मुझे दिन दहाड़े लूटना चाहते हो। जिसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं। ताइगी कहता है, मैंने न्यूज़ में पढ़ा माउंटेन हिल पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है। जिनवू अपने मन में बोलता है, माउंटेन हिल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ हैकिंग इश्यूज की वजह से उनका 100 ऑफ बिलियंस का लॉस हो चुका है, या शायद कह सकते हैं 1 ट्रिलियन का लॉस। अगर रूल्स की मानी जाए तो माउंटेन हिल की वजह से जिसका भी लॉस हुआ है, माउंटेन हिल को उनके पैसे वापस करने होंगे, लेकिन ये लॉस इतना बड़ा है, माउंटेन हिल जैसा प्लेटफॉर्म अकेले इसे कवर नहीं कर सकता और इसी वजह से माउंटेन हिल को बैंकरप्ट होना पड़ा। देन जिनवू ताइक्यू से पूछता है, बाउंड टू कोइन के इन्वेस्टर्स का क्या हुआ। ताइक्यू कहता है, अब देखने के लिए क्या ही बचा है, सारे इन्वेस्टर कंगाल हो चुके हैं। जिनवू अपने मन में बोलता है, अगर ये चीज किसी बैंक में हुई होती तो सरकार शायद पैसे देने के लिए आगे आती, लेकिन बाउंटी कोइन की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आगे आके पैसे दे सके। ताइक्यू कहता है, एक बात तो हैरान करने वाली है, तुमने पहले ही पता लगा लिया माउंटेन हिल बैंकरप्ट होने वाला है। जिनवू कहता है, बस समझो वो मेरा लक था। ताइगी ये सुन के अजीब तरह से जिनवू को घूरने लगता है और बोलता है, अगर तुम मुझसे पूछो तो ये कोई लक नहीं था। जिनवू कहता है, तो तुम्हें बता दो ये क्या था। ताइगी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास सुपर पावर है, क्राइसिस के टाइम खुद को बचाकर फ्यूचर देखने की। जब वे तुम मुसीबत में होते हो तब तुम्हारी ये पावर अवेकन हो जाती है। जिनवू कहता है, शायद तुम्हारा दिमाग थोड़ा हिल चुका है। ताइगी चिल्लाते हुए कहता है, एक बार तुम ही सोचो सुपर पावर किसी के पास कैसे आती है। मुझे लगता है तुम्हारे पास ओरेका लाई आ चुकी है। जिनवू पीछे होते हुए बोलता है, अब ये किस नई चीज का नाम है। ताइगी कहता है, क्यों ना हम इस एबिलिटी को ओरेका लाई का नाम दे, क्या ये नाम कूल नहीं। जिनवू कहता है, बिल्कुल नहीं, अभी अपना दिमाग ओपनिंग मीटिंग के रिजल्ट पे लगाओ। ताइगी कहता है, ओरेका लाई नाम सुनने में अच्छा है, मैं तब से इसे यही बोलूंगा। जिनवू कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं किससे बात कर रहा हूँ, अपनी ये बकवास बंद करो। अगर मैंने प्रेडिक्ट कर लिया ओपेक मीटिंग में क्या होने वाला है, तब शायद मैं इस पर विश्वास कर सकूं। अभी ये मेरे साथ सिर्फ 2 बार हुई है, क्या पता ये सब कोई वहम हो या बस एक लक। अगर मैं इस बार गलत हो गया तो उस मिलिट्री डॉक्टर की बात सही होगी, मैं पागल हो चुका हूँ। ताइगी कहता है,
ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात अगर सच हुई तो मैं इस एबिलिटी को ओरेकल ही बुलाऊंगा। जिनवू कहता है ठीक है, तुम्हें जो बुलाना है वो बुलाओ। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिनवू ताइग्यू के पास आता है और कहता है तुम कर क्या रहे हो, आज ओपेक मीटिंग का रिजल्ट आएगा जैसा हिंजू ने कहा था, अभी उससे पूछो उसने क्या कहा। ताइग्यू कहता है उसने फिर ताइग्यू कहता है मैंने उससे पूछा था, उसने कहा इसका रिजल्ट आज नहीं कल आएगा। जिनवू कहता है इसे लंबा खींचने की क्या जरूरत। देन वो अपने मन में बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। जिस प्राइस पे हमने ऑयल को खरीदा था वो अब उससे 3% नीचे आ चुका है, इसका मतलब हम अभी तक 100 मिलियन तक का लॉस कर चुके हैं और अभी भी ये नीचे आता जा रहा है। देन वो अपने टी शर्ट को उतारते हुए कहता है क्या मुझसे कहीं कोई गलती हो चुकी है। जिनवू ताइग्यू से पूछता है तुम तो ठीक हो ना। ताइग्यू कहता है चिंता मत करो, हमारे पास ओरेकल आई है। जिनवू कहता है वो तो ठीक है, लेकिन ये हमारी कब हो गई। ताइग्यू हंसते हुए उससे बोलता है चिंता मत करो, अभी गेम खेलो, हमें कल रिजल्ट का पता चल जाएगा। जिनवू कहता है ठीक है, लेकिन तुम कौन सी गेम खेल रहे हो। ताइग्यू कहता है अभी तो मैं एक डेटिंग सिमुलेशन खेल रहा हूँ। देन वो भी कंट्रोलर को अपने हाथ में ले लेता है और अपने मन में कहता है एक रात में ही मैंने 1.24 बिलियन कमाए हैं, लेकिन ये पैसे मेरी पूरी जिंदगी नहीं चलने वाले। ताइग्यू कहता है गेम में ऊपर का ऑप्शन चुनो, वो बेटर है। जिनवू अपने मन में बोलता है अगर मेरे पास से ये पैसे खत्म हो गए तब मैं किसी काम का नहीं बचूंगा। जिनवू अपने मन में कहता है बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो लाखों रुपए लॉटरी में जीतते हैं, बाद में वो भी बेघर हो जाते हैं। तभी ताइग्यू उसे मारने लगता है क्योंकि उसने गेम में कोई अदर ऑप्शन चुन लिया था। जिनवू अपने मन में कहता है अगर मैं उनकी तरह बेघर नहीं होना चाहता तो मुझे अपना दिमाग अच्छे से चलाना होगा, लेकिन अब मेरे पास इतना पैसा है इसलिए मुझे लगता है मुझे की भी जरूरत नहीं है। अभी ताइग्यू उसके ऊपर काफी तेजी से चिल्लाता है, जो सुन के जिनवू उठ जाता है और बोलता है क्या ओपेक मीटिंग के रिजल्ट आ चुके हैं। और सच में अब तक इसके रिजल्ट आ चुके थे। ये दोनों रिजल्ट को देखते हैं जहाँ एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया था। ये न्यूज कुछ ही देर में पूरे देश में फैल जाती है और एक बैरल ऑयल की कीमत जहाँ $50 थी वो अब $70 तक जाने लगती है। जिनवू भी ये देख के हैरान और खुश दोनों हो जाता है। वो अपने मन में कहता है जैसा मैंने देखा था वो सच में हो गया, प्रोडक्शन कट एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी इस ऑयल का प्राइस एग्जैक्टली क्या होगा। देन वो प्राइस चेक करता है जो $73 तक पहुंच चुके थे। जिनवू ये देख के हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से जा रहा है, कुछ ही मिनट में 20% से ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। देन वो ताइग्यू से बोलता है जल्दी अपना अकाउंट चेक करो, मैंने बस यही देखा था प्रोडक्शन कट में क्या होगा, उसके आगे का मुझे कुछ नहीं पता, क्या पता इसका प्राइस आगे जाके गिर जाए, इसलिए सबके सभी को अभी सेल कर दो। ताइग्यू कहता है ठीक है। कुछ टाइम बीत जाता है और जिनवू से पूछता है तो अभी तक हमने कितना प्रॉफिट किया। ताइग्यू कहता है देखने दो, हमने कम से कम $6,30,000 का प्रॉफिट किया है, जो कोरियन करेंसी में 700 मिलियन वॉन होते हैं और इंडियन करेंसी में 5 करोड़ से भी ज्यादा। जिनवू ये सुन के हैरान हो जाता है। ताइग्यू कहता है तो तुम्हारा शेयर 60 मिलियन का था, मतलब मुझे तुम्हें 800 मिलियन देने होंगे। जिनवू कहता है मुझे $10 मिलियन पूरे इन्वेस्ट कर देने चाहिए थे, लेकिन क्या करें, जीतने के बाद सब यही कहते हैं। ताइग्यू बोलता है वो सब छोड़ो, ये तुम्हारा तीसरी बार था। जिनवू कहता है मतलब। ताइग्यू कहता है सबसे पहले तुमने प्रेडिक्ट किया बॉम्ब फटेगा या नहीं, फिर तुमने प्रेडिक्ट किया माउंटेन हिल बैंकरप्ट होगा, उसके बाद तुमने प्रेडिक्ट किया कट एग्रीमेंट पूरा नहीं होगा। अगर ये 1-2 बार होता तो हम इसे हल्के में लेते, लेकिन ये तीसरी बार हो चुका है। पता नहीं तुम क्या समझोगे, लेकिन तुम सच में फ्यूचर को देख पा रहे हो। जिनवू कहता है क्या मुझे सच में सुपर पावर मिल चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉमिक्स में सुपर हीरोज होते हैं, क्या मैं भी उनकी तरह हूँ। जिनवू अपने मन में कहता है जब लोग सुपर हीरोज के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में यही इमेजिनेशन आती है, वो उड़ सकते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को अपने एक पंच में तोड़ सकते हैं या अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से किसी भी चीज का कर सकते हैं। अगर मैं अपनी पावर को उनसे कंपेयर करूं तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन हम इसके बारे में अगर ध्यान से सोचें तो हम एयरप्लेन से भी उड़ सकते हैं, बिल्डिंगों को मशीनों से तोड़ सकते हैं, हम किसी भी सुपर हीरो की पावर को मशीनों के बदले बदल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर देखना सबसे अलग है। कोई भी मशीन मेरी तरह फ्यूचर नहीं देख सकती। आज के टाइम में ये डेवलपमेंट ना ज्यादा हो चुका है, लेकिन उनके बस की भी ये करना बात नहीं। ताइग्यू उससे कहता है सोचो अगर तुम सब कुछ प्रेडिक्ट कर सको, इलेक्शन, स्पोर्ट, नेचुरल डिजास्टर, अगर तुमने इन्हें भी देख लिया तो सब तुम्हारे कंट्रोल में होगा। जिनवू खुद से कहता है ये एक ऐसी पावर है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जिनवू खुद से कहता है आखिर में इन सब चीजों की शुरुआत कब हुई। ताइग्यू उससे कहता है मैंने तुम्हें बताया तो था, जब तुम्हारे ऊपर कोई क्राइसिस आती है तब तुम्हारी ये पावर बेकार हो जाती है, और क्राइसिस से मेरा मतलब है तुम्हारा फाइनेंशियल लॉस या तुम्हारी बॉडी पे किसी तरह का खतरा। जिनवू थोड़ा सोचता है और कहता है
आखिर में इस पावर ने अब अवेकन होना क्यों शुरू किया। अगर ये पावर मेरे पास पहले होती तो मैं कैसीनो में जाके लाखों रुपए जीत लेता, और अगर कैसीनो नहीं तो कोई ऐसी जगह जहाँ से मैं करोड़ों कमा सकूं। लेकिन उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगा ये सब मेरा वहम है और मैं लाइफ में आगे बढ़ गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इतने सालों बाद ये पावर फिर से मेरे पास कैसे आ गई। ताइग्यू थोड़ा सोचता है और बोलता है, ये चीज तुम्हें तब दिखी जब मैं बैंड कोइन के बारे में बात कर रहा था, और तब भी जब मेरी बहन ओपेक मीटिंग के बारे में बात कर रही थी। शायद ये कोई ऐसी एबिलिटी है जो फाइनेंस के टाइम ही तुम्हारे काम आती है। जब बात पैसों की होती है तो तुम्हारी ये ताकत जाग जाती है। जिनबू उससे कहता है, हो गई तुम्हारी फालतू की बकवास, अगर ऐसा होता तो मुझे उस फॉर्म ब्लास्ट के टाइम ये फ्यूचर ना दिखता। ताइग्यू उससे कहता है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उस एक्सप्लोजन में तुम्हारी जान जा सकती थी, इसलिए इस पावर ने तुम्हें बचा लिया। जिसके बाद वो थोड़ा सोचने लगता है। एकदम से तो कुछ आइडिया आता है और वो पूरे घर में घूमते हुए जिनवू से पूछता है, एक्सप्लोजन की एग्जैक्टली बात क्या हुआ था? क्या वो देश की कोई बड़ी खबर बन चुकी थी? जिसके बाद वो कंप्यूटर पे कुछ चेक करने लगता है और बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है में ही कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से उस बॉम्ब को बनाने वाली कंपनी का बहुत लॉस हुआ और उसके बहुत से सप्लायर भी चले गए। एक तरह से देखा जाए तो ये भी फाइनेंस से ही कनेक्ट है। जिनवू कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, अगर तुम इसके बारे में ऐसा सोचते हो तो ज्यादातर चीजें लाइफ की फाइनेंस से जरूर कनेक्ट होती हैं। ताइग्यू कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। जिनवू कहता है, जब भी तुम आइडिया देते हो वो बकवास ही होता है, लेकिन कोई नहीं, बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ताइग्यू कहता है, तुम्हारे पास पैसों की कमी है जो मैं तुम्हें दूंगा, मेरे पास पावर नहीं है तो तुम अपनी पावर मुझे देना, हम दोनों इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्रॉफिट का 50-50% लेंगे। जिनको कहता है, ये मेरे लिए एक अच्छा ऑफर है, लेकिन तब क्या होगा जब हमारा लॉस हो जाएगा? क्या 50% लॉस का रिस्पॉन्सिबल मैं होऊंगा? ताइग्यू कहता है, अगर लॉस हुआ भी तो कौन सा तुम उसे लौटा पाओगे, या तुम्हारे पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन भी है? चिंगू थोड़ा सोचता और अपने मन में कहता है, अगर हमारा लॉस होता भी है तो इसमें ज्यादा पैसे ताइग्यू के ही लॉस होंगे, हमें शायद इसके लिए एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए। तभी ताइग्यू कहता है, आखिर में हम एक गेमलिंग ही तो कर रहे हैं, सुनने में तो ये ऐसा ही लगता है। जिनवू कहता है, अगर ये गेमलिंग भी है तो भी मुझे इसे करने में बहुत खुशी होगी, लेकिन असलियत में अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा तुमने कहा, अगर ये एक सुपर पावर है जिससे मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं जो मैं देखूंगा वो 100% सही होगा। क्या होगा अगर मुझे फ्यूचर भी परसेंटेज में दिखने लगे? बस फ्यूचर देखने के नाम पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास पास्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास बेसिक सोर्स होने चाहिए जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। मेरी पावर के बिना इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन के बिना मेरी पावर बेकार है। क्या पता कभी मैं कुछ ऐसा देखूं जो सच ना हो। अभी तक जितनी बार मैंने जो भी देखा है वो सब सच हुआ है, लेकिन इसकी कोई गारंटी तो नहीं जो मैं देखूंगा वो हर बार सच होगा। क्या पता हम इस पावर के भरोसे अपने करोड़ों डॉलर खत्म कर बैठे। क्या ऐसा होने के बाद हम उस सिचुएशन को संभाल पाएंगे? ताइग्यू उससे कहता है, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन तब क्या होगा जब ये पावर सच में असली हो? तब क्या हम तुम्हारी बातों में आकर एक अच्छा मौका खो नहीं देंगे? तुम्हारे पास सुपर पावर है, मेरे पास पैसा है, अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम बहुत बड़ा फॉर्च्यून बना सकते हैं। देन ताइग्यू अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अच्छा होगा तुम मेरा हाथ अभी थाम लो, इस दुनिया की इन्वेस्टमेंट में हम दोनों एक साथ ठहरेंगे। जिनवू कहता है, और क्या होगा अगर मैं तुम्हारा हाथ ना थामूं? ताइग्यू कहता है, तब शायद हम जिंदगी में एक दूसरे का चेहरा फिर कभी ना देखें। जिनवू कहता है, कितना मतलबी है तू। ताइग्यू फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, जल्दी करो, ये मौके बार बार नहीं आते। जो देखकर जिनवू अपना हाथ खुद पीछे खींच लेता है। ताइग्यू कहता है, जल्दी करो, मौका चला जाएगा। तभी जिनवू के फोन पर एक कॉल आता है। जिनवू उस कॉल को पिक करता है। कॉल की साइड से कोई दूसरा मिन यंग बोलता है, आज हम यहाँ पे पार्टी करने वाले हैं, क्या तुम आना चाहोगे? जिनवू कहता है, हमें मिले काफी टाइम हो चुका है, मैं जरूर आऊंगा, ये बताओ मुझे आना कहाँ होगा? उसका दोस्त बताता है, हम उसी कुमा बियर शॉप पे हैं जो हमारी स्कूल से 1 घंटे की दूरी पे है। देन जिनवू अपनी जैकेट पहनता है और ताइग्यू से कहता है, मेरा एक प्लान बन चुका है, जब मैं वापिस आऊंगा तब हम फिर बात करेंगे। ताइग्यू कहता है, रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। देन सीन शिफ्ट होता है और जिनवू उस बियर शॉप पे पहुंच जाता है। उसका दोस्त उसे हाथ दिखाते हुए कहता है, सार्जेंट कांग, तुम यहाँ आ ही गए। जिनवू कहता है, मैं एक रिजर्विस्ट हूँ। उसका दोस्त कहता है, मिलिट्री में जाना सही होता है क्या? जिनवू उससे कहता है, अगर पॉसिबल हो तो जिंदगी में कभी वहाँ मत जाना। देन वो अपने दोस्त से पूछता है, यहाँ बाकी सब कौन है? उसका एक दोस्त खड़ा होता है और बोलता है, मैं सबको तुमसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वो उन 2 लड़कियों के बारे में बताता है, ये फर्स्ट ईयर्स के हैं जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है। देन वो जिनवू के बारे में बताता है, ये हमारा क्लासमेट है जिसने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। जिसके बाद वो दोनों लड़की अपना नाम बताती हैं। इसका नाम था जिए हुआंग और इसका नाम था शिन यूरी। कहता है,
मुझे तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है कांग जिनवू। डैनी लड़की बोलती है, सीनियर कियो के बारे में क्या? जिनवी का दोस्त बोलता है, उसने कहा उसे कुछ काम आ चुका है, इसलिए उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें उसके बिना ही ड्रिंक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। देन जिनवू ड्रिंक करने लगता है। उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम अगले साल से स्कूल आना स्टार्ट कर दोगे? जिनवू कहता है, मैंने बताया था, मैंने अपने ट्यूटर और बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, इसलिए अच्छा होगा मैं जल्द से जल्द ग्रेजुएट हो जाऊं। तभी शिन्यूरी जिनवू के पास आकर उसे ड्रिंक देने लगती है। जिनवू उसे थैंक्स कहता है। यूरी बोलती है, क्या तुम मुझे भी एक ड्रिंक दे सकते हो? जो सुन के जिनवू उसे ड्रिंक दे देता है और वो उस ड्रिंक को पी लेती है। तभी वहाँ जीवोन आता है, जिसकी अभी कुछ टाइम पहले बात हुई थी, और ये इन सबका सीनियर था। जी होंग जिनवू के पास आता है और बोलता है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? जिनवू कहता है, वेलकम सीनियर। जी होंग कहता है, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तुम अब मिलिट्री ट्रेनिंग से भी डिस्चार्ज हो चुके हो। जिसके बाद जी होंग बैठ जाता है और जिनवू से कहता है, तुम काफी टाइम से फ्री हो, तुम्हें मुझे कांटेक्ट कर लेना चाहिए था। जिनवू कहता है, आप भी तो नौकरी ढूंढ रहे थे ना, बताइए उसके बारे में क्या हुआ? जेहोंग बताता है, मैं अभी के लिए थोड़ा रुक चुका हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छी जॉब मिल चुकी है। मुझे तो लगता है मैं उन सीनियर से अच्छा हूँ जो अभी भी खुद के लिए नौकरियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर का कुछ नहीं कह सकते। वो पुराने लोगों को निकाल के नए एम्प्लॉयज को ढूंढ रहे हैं। सीबी कंपनी का तो ठीक है, लेकिन आईवीएस कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। उसने पिछले साल जितने लोगों को निकाला था उससे दुगने लोगों को इस साल निकाला है। यहाँ आईबी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट बैंक और सीबी का मतलब होता है कमर्शियल बैंक। जियोंग बोलता है, लेकिन अभी वहाँ की प्रॉब्लम काफी टेंस है, निकाले हुए लोग वापिस आने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिनवू का दूसरा दोस्त कहता है, इस वक्त तो जिनवू का दूसरा दोस्त कहता है, इस वक्त तो केवाईबी सिक्योरिटी ही अच्छा काम कर रही है। जियोंग बोलता है, जल्दी केवाईबी और डेटिंग सिक्योरिटी आपस में मिल जाएगी, जिसके बाद ये कोरिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी फार्म में से एक होंगे। ये आईबी इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे एम्प्लॉयज का कोई भी फायदा नहीं होगा। तभी जिनवू जिहोंग से कहता है, लेकिन तुम्हें क्या चिंता, तुम तो नए हो ना? जिहोंग कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ऐसा है नहीं, नए लोगों को भी कंपनी से निकलने के लिए थोड़ा फोर्स किया जा रहा है। जिनवू पूछता है, अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो आप आगे कहाँ जाएंगे? जियोंग कहता है, इस वक्त मेरी नज़र प्राइवेट इक्विटी पे है। जिनवू का दूसरा दोस्त कहता है, मुझे तो लगा था जॉब पा लेने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लगता है मैं गलत हूँ। जियोंग कहता है, तुम सही कह रहे हो, मेरा मानना तो ये है, इस देश में बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन इस देश में ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं हैं, और यही देश की सच्चाई है। हमें इस देश के अंदर कोई ऐसा चाहिए जो फॉरेन कैपिटल को हमारे बराबर कर दे, या हमें फॉरेन कैपिटल के बराबर कोई ऐसा जिसके प्रॉफिट को देख के ये पूरी दुनिया जले। जिनवू कहता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? जिहोंग कहता है, क्या पता, या शायद ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कोरिया से कोई ऐसा आदमी बाहर निकल के आए जो इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टर से भी ज्यादा अच्छे से समझता हो। तभी शिन्यूरी के पास किसी का कॉल आता है। शिन्यूरी उसे बोलती है, हम सीनियर्स के साथ कुमा बियर बार में हैं, तुम भी यहाँ अंदर आ जाओ। जिनवू का ये दोस्त शिन्यूरी से पूछता है, तुम किससे बात कर रही हो? ये बताती है, ये सीनियर श्योन थी, हमने आज मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन जब उन्हें पता चला हम यहाँ सीनियर के साथ पार्टी कर रहे हैं तब वो यहाँ आ गई। ये सुन के जिनवू और तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। जिनवू का दोस्त यूरी से कहता है, तुमने उसे यहाँ क्यों बुला लिया? यूरी कहती है, क्या मुझे उन्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था? तभी शियोन अंदर आ जाती है। जिनवू उसे देखते हुए कहता है, ये इन शियोन है। शियोन जिनवू को देखते हुए कहती है, तुम भी यहाँ हो? जिनवू उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, ब्रेकअप के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं,